हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 17 करेंगे जिसका नाम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेहली एंड बूजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। पेहली और बूजो जो दो बच्चे थे वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस। रात को खाना खाने के बाद वो अपने घर की छत के ऊपर गए। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। वो रात बिल्कुल साफ थी, यानी कि कोई भी बादल उस रात को नहीं था आसमान में। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। जब उन्होंने स्काई के अंदर इतने सारे ब्राइट स्टार्स एक साथ देखे, चमकीले सितारे देखे, तो वो हैरान रह गए, वो आश्चर्यचकित हो गए। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। उन्होंने अपने शहर में कभी भी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। पहली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़। पहली हैरान थी, पहली वंडर्ड थी कि क्यों बिग सिटीज़ में ऐसा स्काई हमें दिखाई नहीं देता, कि बड़े बड़े शहरों में इतना साफ़ आसमान क्यों नहीं होता, गांव में ही इतना साफ़ आसमान रात के समय क्यों है। Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in big cities is rarely clear. तो उसके दादाजी थे जो उन्होंने उनको समझाया कि शहरों में ब्राइट लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है, स्मोक यानी कि धुआं होता है, और डस्ट यानी कि प्रदूषण है, जिसकी वजह से जो बड़े शहरों का स्काई है, जो आसमान है, वो बहुत ही कम साफ रह पाता है। He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. उन्होंने जो रात के समय जो आसमान था उसमें जो कुछ ऑब्जेक्ट्स थे उसको भी आइडेंटिफाई करके उनको बताया और उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी भी उनको सुनाई। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। रात के आसमान को देखना एक बहुत ही शानदार नज़ारा है उस जगह के लिए जहाँ पे कोई भी ब्राइट लाइट ना हो और जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ही साफ़ हो। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। जब नाइट बिल्कुल साफ़ हो, आसमान साफ़ हो, तो उस समय आपको आसमान में देखना चाहिए। यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विथ काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। आपको आसमान के अंदर बहुत सारे काउंटेंस स्टार यानी कि अनगिनत तारे दिखाई देंगे। कुछ चमक रहे होंगे और कुछ ज़्यादा नहीं चमक रहे होंगे, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल। क्या वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं सब टिमटिमा रहे हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है कि जो देखने में तो स्टार जैसा है पर ट्विंकल यानी कि टिमटिमा नहीं रहा। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। वो ऑब्जेक्ट जो ट्विंकल नहीं करते उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो मून होता है, जो चांद है, वो नाइट स्काई में सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। द स्टार्स, द प्लैनेट, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो हमें स्काई में दिखाई दे रहे हैं, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, मून है, और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, ये डेफिनेशन आपको यहाँ से अंडरलाइन कर लेनी है और इसको नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। क्या होता है? द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जितने भी आसमान में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। इन एंशिएंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म्ड In ancient India, our ancestors performed methodical observations of sky. जो हमारे पुराने समय का भारत था, जो उसमें हमारे पूर्वज थे, वो आसमान को देख के बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करते थे। Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. जो उनकी एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी, जो उनके आसमान में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्टडी करते थे, वो जो उस समय उनकी नॉलेज थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी उनके समय के अनुसार। Passage of the sun, stars, moon and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs. सन का पास होना, स्टार्स का पास होना, इन सब की जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं इनकी मूवमेंट
मदद करती थी उनको कैलेंडर्स बनाने में, या फिर कोई भी जो समय के लिए बनाते थे, समय को जानने के लिए, वो सब में उनकी मदद करती थी। These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals। ये लोगों को भी मदद करती थी उनकी डेली का काम करने में, और जो हमारा क्लाइमेट है और जो रेनफॉल कब होने वाली है उसको अच्छे से समझने में, और साथ के साथ कब हमें बीज बोने चाहिए, कौन सी फसल कौन से मौसम में उगानी चाहिए, कौन सा सीज़न आने वाला है, कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, तो वो इन सब चीज़ों का पता स्टार्स को देख के, सन को देख के ही करते थे। लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट दैम। चलिए हम भी कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आ गया है 17.1 द मून। तो इस टॉपिक में हम मून के बारे में यानी कि चांद के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हमें एक्टिविटी 17.1 करनी होगी। ऑब्जर्व द मून केयर कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स। मून को यानी कि चांद को कुछ नाइट्स के लिए, लगातार कुछ रातों के लिए ऑब्जर्व करो। प्रेफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट। आपको ध्यान रखना है कि जब एक पूरा चांद निकले और उसके बाद अगला जब पूरा चांद निकले तब तक आपको उसे नोटिस करना है। मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून। चांद की जो आपको दिखाई दे रही है शेप, वो अपनी नोटबुक में ड्रा करो, और साथ के साथ डे भी नोट करो कि किस दिन आपको कैसा चांद की शेप दिखाई दे रही है। Also note every day the part of the sky in which the moon is seen। साथ के साथ आपको रोज़ ये भी नोट करना है कि जो मून की पोजीशन है, जो मून की दिशा है वो क्या है, वेस्ट में निकल रहा है या ईस्ट में निकल रहा है। इज़ देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। क्या जो मून की शेप है उसमें कोई बदलाव आ रहा है। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड। क्या ऐसे भी दिन हैं जब मून की शेप बिल्कुल गोल आपको दिखाई दे रही है। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज़ क्लियर। क्या ऐसे भी दिन होते हैं, ऐसी भी रातें होती है जब आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता जबकि आसमान बिल्कुल साफ है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज द फुल मून डे। वो दिन जब आपको पूरा चांद एक पूरा सर्कल की तरह दिखाई देता है, उस डे को हम क्या बोलते हैं, फुल मून डे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। फुल मून डे की डेफिनेशन आपको करनी है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज द फुल मून डे। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner। उसके बाद हर रात मून का जो साइज़ है वो छोटा होता रहेगा, यानी कि हमें मून छोटा दिखाई देगा। ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल। 15वें दिन जो चांद है वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। उस डे को हम बोलते हैं न्यू मून डे। दैट डे इज़ नोन एज न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। जब न्यू मून डे होगा उससे अगले दिन हमें मून का छोटा सा ही हिस्सा दिखाई देगा। दिस इज़ नोन एज द क्रेसेंट मून। उस छोटे से हिस्से को हम क्या बोलेंगे, क्रेसेंट मून। देन अगेन द मून ग्रोस लार्जर एवरी डे। उसके बाद जो मून है वो फिर बड़ा होता रहेगा हर दिन। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून। फिर उसके 15वें दिन हमें फिर से पूरा चांद दिखाई देगा। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। ये जो हमें अलग अलग शेप्स दिखाई दे रही है मून की पूरे मंथ के दौरान, इसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। हमारी जो सामाजिक ज़िंदगी है उसमें ये जो फेजेस हैं मून के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून। इंडिया में लगभग हर त्यौहार फेजेस ऑफ मून के ऊपर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। मतलब कि जो दिवाली है वो किस दिन सेलिब्रेट की जाती है, न्यू मून डे, यानी कि उस दिन चांद नहीं होता। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक्स बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। जो बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार है और गुरु नानक जी का बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे वाले दिन, जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है।
महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th नाइट ऑफ वार्निंग मून। जो महाशिवरात्रि है वो जो वार्निंग मून के 13वें दिन दिखाई देती है। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ क्रिसेंट मून। जो ईद है वो उस दिन मनाई जाती है जिस दिन क्रिसेंट मून यानी कि थोड़ा सा बिल्कुल, जब एक बार तो चांद पूरा दिखाई देगा, धीरे धीरे वो कम होता रहेगा। फिर 15th डे एक डे आएगा जब हमें चांद दिखाई नहीं देगा। उससे जो नेक्स्ट वाला डे है जब हमें चांद थोड़ा सा दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून। उस दिन ईद मनाई जाती है। देखिए आपको 17.5 में डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि कैसे मून की शेप्स चेंज हो रही है लगातार। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। जो समय है एक पूरे मून का और नेक्स्ट फुल मून का वो 29 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। बहुत सारे कैलेंडर्स में इस पीरियड को एक मंथ यानी कि एक महीना कहा जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेस ऑफ द मून ओक्यूर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो मून के फेजेस हैं वो क्यों होते हैं, क्यों ओकर होते हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। आपने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि मून की खुद की लाइट नहीं होती, चांद अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। Whereas the sun and the other stars do, जबकि सन और दूसरे स्टार्स ऐसा करते हैं। We see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us। तो हम पढ़ रहे थे कि जो मून के ऊपर लाइट डलती है, सन की लाइट डलती है और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से हमें मून दिखाई दे रहा है। वी सीन द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस। हमें मून इसलिए दिखाई देता है कि उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आती है। We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us। इसीलिए हमें मून का सिर्फ वही हिस्सा दिखाई दे रहा है जिस हिस्से से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 17.2। टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर। आपको एक बड़ी सी बॉल ले लेनी है। पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक। उसको आधा वाइट पेंट कर देना है और आधा ब्लैक कलर का पेंट कर देना है। गो आउट इनटू द प्ले ग्राउंड विथ 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। प्ले ग्राउंड में जाओ अपने 2 दोस्तों के साथ। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर 2 मीटर की रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लो। Divide the circle into 8 equal parts as shown in figure 17.4। सर्कल को 8 बराबर हिस्सों में भाग कर लो, डिवाइड कर लो। स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर में खड़े हो जाओ। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। किसी भी एक दोस्त को बोलो, अपने किसी दोस्त को बोलो कि वो बॉल को अलग अलग पॉइंट पे खड़े होके पकड़े। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टूवर्ड्स द सन। आपके दोस्त को बोलो कि जो वाइट पोर्शन है बॉल का उसको हमेशा आपको सन की तरफ रखना है, यानी कि सूरज की तरफ रखना है। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट ऑलवेज द ईस्ट। अगर आप सुबह के समय ये एक्टिविटी कर रहे हो तो जो बॉल का वाइट पार्ट है, वाइट वाला हिस्सा है, वो हमेशा ईस्ट की तरफ रहेगा। If the activity is being performed in the afternoon, then the white portion of the ball should be kept towards the west। अगर ये आप एक्टिविटी दिन में कर रहे हो, आफ्टरनून में कर रहे हो, तो जो बॉल का सफ़ेद वाला हिस्सा है वो वेस्ट की तरफ रहेगा। In each case, the line dividing the white and black portion is kept vertical। दोनों ही केस में, चाहे आप सुबह करो या दिन में करो, जो लाइन है जो ब्लैक और वाइट को अलग अलग कर रही है बॉल के अंदर, उसको आपको सीधा रखना है, वर्टिकल रखना है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल व्हाइल योर फ्रेंड स्टैंड्स एट द पॉइंट ऑन द सर्कल मार्क्ड अर्लियर।
आपको सेंटर में खड़े होके ऑब्जर्व करना है कि जो वाइट वाला हिस्सा है बॉल का, उसका कितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। जब आपका फ्रेंड अलग अलग पॉइंट्स पे जो आपने बनाए थे 8 इक्वल पॉइंट्स पे खड़ा हो रहा है। ड्रा द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी इट। जो आपको सफ़ेद पोर्शन दिखाई दे रहा है, जितना भी हिस्सा आपको दिखाई दे उसको ड्रॉ कर लो नोटबुक पे। कंपेयर योर ड्राइंग्स विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून एज शोन इन फिगर 17.5। आपने जो ड्रॉ किया है उसको कंपेयर करो मून के अलग अलग फेजेस से, जैसे कि 17.5 फिगर में आपको दिखाया हुआ है। 17.5 फिगर में आपको मून के डिफरेंट फेजेस दिखा रखे हैं, फुल मून से लेके न्यू मून तक। देखिए, ये आपका फुल मून है, ये आपका न्यू मून है, और ये आपका क्या है, क्रेसेंट मून। जब मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसके अगले दिन जब हमें मून थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। फुल मून से धीरे धीरे मून छोटा होता रहेगा और 15वें दिन 15th डे वो बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाएगा। इस डे को हम बोलते हैं न्यू मून डे। उसे नेक्स्ट डे जब हमें थोड़ा सा चांद दिखाई देता है, चांद का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्रेसेंट मून। Remember that the moon revolves around the earth. The earth along with the moon revolves around the sun. आपको ये बात याद रखनी है कि हमें पता है कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है मून। द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है मून के साथ साथ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन। जो हमने एक्टिविटी की बॉल के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलके, क्या इससे अब आपको पता चला कि कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। कि क्या पोजिशन होती है सन की, मून की और अर्थ की जब फुल मून होता है, यानी कि हमें पूरा चांद दिखाई देता है, तो तीनों की क्या पोजीशन है, और जब न्यू मून है, जब हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तब तीनों की क्या पोजीशन होती है। स्केच दिस पोजीशंस इन योर नोटबुक। इन पोजीशंस को अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करो। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। आप आसमान में कौन से हिस्से में फुल मून देखोगे। The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. जो हमें चांद का जितना भी ब्राइट पार्ट है, जितना भी चमकता हुआ हिस्सा दिखाई देता है अर्थ से, जब न्यू मून डे वाले दिन से आगे वाले दिन से वो बढ़ता रहता है। यानी कि न्यू मून डे वाले दिन तो हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उससे अगले दिन उसका साइज़ चांद का बढ़ता रहता है। आफ्टर द फुल मून डे के बाद जो सन लिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन साइज एवरी डे। फुल मून डे के बाद मून का साइज़ कम होता है और न्यू मून डे के बाद मून का साइज़ बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 17.3। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर ऑन द ग्राउंड। एक सर्कल आपको बनाना है जिसका डायमीटर हो 1 मीटर, यानी कि रेडियस होगा 0.5 मीटर। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अपने किसी दोस्त को बोलो कि इस सर्कल के सेंटर में खड़ा हो जाए। यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच अ मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन्स टूवर्ड्स हिम। सेंटर में वो खड़ा हो गया, आपको आपके फ्रेंड के आसपास घूमना है सर्कल में, और ये ध्यान रखना है कि आपका फेस हमेशा आपके फ्रेंड की तरफ होना चाहिए। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक। क्या आपका फ्रेंड आपकी बैक को देख पाएगा। हाउ मैनी रोटेशंस डिड यू कंप्लीट इन 1 रिवोल्यूशन। कितनी रोटेशन आप कंप्लीट कर लोगे 1 रिवोल्यूशन में। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर। इसी तरह जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून अपनी एक्सिस पे, यानी कि एक अपनी एक्सिस के राउंड सर्कल में घूम रहा है। जब वो 1 रोटेशन पूरी करता है अपनी एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूम के, और वो जो एक पूरा सर्कल अर्थ के अराउंड ले रहा है, वो दोनों बराबर है।
मून अपनी एक्सिस के अराउंड 1 रोटेशन पूरा करता है, जैसे ही अर्थ के अराउंड 1 रिवोल्यूशन पूरा करता है। रिवोल्यूशन का मतलब अर्थ के अराउंड और रोटेशन का मतलब अपने एक्सिस के अराउंड। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज हमने पढ़ा है कि गांव का और शहर का जो नाइट स्काई है वो डिफरेंट होता है। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट्स हमें रात को दिखाई देते हैं, जितने भी आसमान में ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, स्टार्स हैं, इन सबको हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। फिर हमने देखा था कि मून को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसकी शेप, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। सबसे पहले फुल मून डे की बात करें, अगर हम फुल मून से ऑब्जर्व करना शुरू करें, जब पूरा चांद होता है तो धीरे धीरे करके फुल मून वाले डे तो हमें पूरा चांद दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे करके उसका साइज़ डिक्रीज़ होने लगता है। फिर एक टाइम आता है 15th डे, जब हमें कोई भी चांद का कुछ भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। उस दिन को हम बोलते हैं न्यू मून। उस दिन को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। फिर न्यू मून से नेक्स्ट डे हमें मून का थोड़ा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्रेसेंट मून। फिर दोबारा से मून की जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और 15th डे फिर से क्या आ जाता है? फुल मून डे, यानी कि बिल्कुल जब हमें पूरा चांद दिखाई दे रहा है। इसके ये मतलब हमारे पास क्या है, चांद के डिफरेंट फेजेस है। इन फेजेस के अकॉर्डिंग ही इंडिया में ज़्यादातर फेस्टिवल्स, ज़्यादातर सीजन्स डिसाइड होते हैं। जैसे दिवाली होती है जब न्यू मून डे है, यानी कि कोई भी चांद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु पूर्णिमा है तब कब बनाते हैं गुरु पूर्णिमा? जब हमारे पास फुल मून डे होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मून की पोजीशन को देख के सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक द मून सरफेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये चैप्टर इतना रिवाइज करना है। थैंक यू।